अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी का। फर्स्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया था किडनी स्टोन। डिसऑर्डर्स हमने कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़े? एक पढ़ लिया है किडनी स्टोन, पहला डिसऑर्डर था किडनी स्टोन्स यानी किडनी में पथरी हो जाना, ये हमें पढ़ लिया है। सेकेंड डिसऑर्डर जो हम आज पढ़ेंगे वो है किडनी फेलियर, किडनी का फेल हो जाना। फेलियर का क्या मतलब है? फेलियर का यहाँ मतलब है कि किडनी का काम करने का उसका जो काम है मुकम्मल, कम्प्लीटली या इनकम्प्लीट उसका काम करना जो है वो छोड़ देना। जब वो काम सही तरह से नहीं कर सकता, पार्शली या कम्प्लीटली, पार्शली का मतलब है नामुकम्मल, थोड़ा सा, यानी थोड़ी सी भी उसमें अगर ख़राबी आती है तो हम इसको किडनी फेलियर कह सकते हैं। या मुकम्मल तौर पर वो काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि किडनी फेलियर है, ये किडनी फेल हो गए, काम नहीं कर सकती। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो किडनी फेलियर हुआ क्या? इनकम्प्लीट या कंप्लीट जो उसका फेलियर है किडनी का, या उसका काम करना जो छोड़ देना है, इससे हम कहेंगे किडनी फेलियर। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से किडनी जो है वो फेल हो सकते हैं? किसी बंदे को अगर डायबिटीज़ की डिज़ीज़ है, शुगर का मसला है, तो उसके किडनी फेल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। किसी को हाइपर टेंशन है, कोई हाइपर टेंशन का मरीज़ है तो उसको भी उसके किडनी फेल जल्दी हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। उसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई बंदा ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसको भी किडनी फेलियर का इम्कान उसके अंदर ज़्यादा है। ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कोई करता है, ड्रग ओवर यूजेस, ड्रग्स का इस्तेमाल अगर कोई बंदा ज़्यादा कर रहा है तो उसके भी अंदर चांसेस हैं कि उसके किडनी फेल हो सकते हैं बाकियों की निस्बत। उसके अलावा और भी इसमें क्या आ सकती हैं? इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में कोई भी रुकावट आती है तो ब्लड सही तरह से नहीं पहुंच सकता किडनी तक, उसको सही तरह से साफ़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर जब बर्डन पड़ेगा तो किडनी के काम करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या क्या है किडनी के फेल होने की, किडनी फेलियर के कुछ कॉजेज़ हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल और सडन इंटरप्शन जब ब्लड सप्लाई में हो जाती है, तो ये भी इसका कॉज है। अब कॉजेज़ पता चल गए, इस वजह से हो रहा है। सिम्टम्स क्या होंगे? अब किसी बंदे को किडनी फेलियर, उसके किडनी फेल हो गए हैं तो पता कैसे चलेगा कि उसके किडनी फेल हैं? क्या सिम्टम्स हैं, क्या इलामात हैं? सिम्टम्स क्या होंगी? कुछ तो मिलती जुलती जो हमने किडनी स्टोन में पढ़ी थी, जैसे वॉमिटिंग, उसमें भी हमने देखा था किडनी स्टोन अगर किसी को होता है तो तब भी ये होती है। इसके अलावा उसके यूरिन में यूरिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, मोर यूरिया इन यूरिन, यूरिन में यूरिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। और क्या है? नोज़िया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या होता है? बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। या बहुत ज़्यादा ये किडनी फेलियर का इशू है तो ब्लड भी आ सकता है यूरिन के साथ, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में क्या हो सकता है? ब्लड भी हो सकता है। इसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम पीछे पढ़ते थे किडनी स्टोन पढ़ कर आए, उसकी भी हमने कॉजेज सिम्टम्स पढ़े, तो ट्रीटमेंट भी देखा था। जैसे सर्जरी करवा सकते हैं, लिथोट्रिप्सी करवा सकते हैं, या सिंपल क्या था 90% उसका इलाज कि वाटर का इंटेक ज़्यादा कर दें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर किडनी फेल हो गए हैं तो फिर क्या करे हो? अब इसका ट्रीटमेंट में
दो तरह का ट्रीटमेंट है, या तो वो क्या करवाएगा बंदा जिसके किडनी फेल हो गए, या तो वो डायलिसिस करवा लेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, किसी से किडनी चेंज कर लेगा। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस अगर हम देखें तो डायलिसिस क्या है? ब्लड की जब आर्टिफिशली सफाई की जाती है उसे कहते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। एक तो है नेचुरली हो रही है, हमारी किडनी जो हैं वो ब्लड को साफ़ कर रही हैं। दूसरा है आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली कैसे की जाएगी कि डायलिसिस के भी दो आगे फर्दर इसके डायलिसिस के मेथड हैं। एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक और होती है जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। अब इन दोनों में क्या होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? ये एक ऐसा तरीका जो घर पर भी किया जा सकता है। और किसका करने का तरीका क्या है? अब जो पेरिटोनियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा एब्डोमेन वाला रीजन, ये एब्डोमेन यानी पेट वाला रीजन है। ये उसमें दरमियान में है हमारे पास गट। गट क्या होती है? जो हमारा सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी मेदार, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये माउथ से लेकर सारा, उसको गट कहते हैं। लेकिन स्पेशली जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वाली हम कहते हैं ये सारी जगह है, इसको कहते हैं गट। इसके बाहर यहाँ पर होती है खाली जगह, इसके बाहर यहाँ क्या है? एक स्पेस है, ये सारी स्पेस है। यहाँ पर क्या करेंगे? एक फ्लूइड डाल देंगे। यहाँ क्या डाला है? डायलिसिस फ्लूइड। ये वाली जगह को क्या कह रहे हैं? गट। गट के करीब जो बाहर सारी खाली जगह है उसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहा है उसे? पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी है जो खाली जगह है, इसकी जो दीवारें हैं इसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम में यहाँ जो दीवारें हैं इनमें क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। इन दीवारों में क्या होंगी? खून की नालियाँ जिनके अंदर ब्लड होगा। अब किडनी जब काम सही तरह से नहीं कर सकते हैं तो ब्लड को साफ़ करने का काम किस तरह से होगा? इस खाली जगह में क्या इंजेक्ट किया गया? डायलिसिस फ्लूइड डाला गया यहाँ, और इसकी दीवारों में जो ब्लड वेसल्स थी इनमें जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ कर जाता है। अब वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकला ब्लड वेसल से और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ गया। फिर इस फ्लूइड को क्या किया जाता है? यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। इस फ्लूइड को क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। इस फ्लूइड में जब वो गया था तो उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं था, लेकिन अब जब वो बाहर निकाला तो वो अंदर से ब्लड वेसल्स में से सारा वेस्ट बाहर निकाल कर ले आया है। इस तरीके को क्या कहते हैं? ये पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल नाम क्यों रखा गया? ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, यहाँ पर जो खाली जगह उसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इसकी जो दीवारें हैं वो है पेरिटोनियम। तो इस पेरिटोनियम की वजह से इस डायलिसिस का नाम रख दिया गया पेरिटोनियल डायलिसिस। सिंपल क्या तरीका है? डायलिसिस फ्लूइड उस खाली जगह में डालेंगे, उसकी बाहर जो दीवारों में खून की जो नालियाँ हैं वहाँ से ब्लड आएगा, वेस्ट मटेरियल वहाँ से ख़ुद ब खुद डिफ्यूज़ करेगा और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये एक तरीका है सिंपल सा जो घरों में भी किया जा सकता है, लेकिन ये वीक में तकरीबन 3 दफ़ा करना पड़ता है, तो इसलिए ज़रा ये मुश्किल है। इसके बाद एक दूसरी टाइप होती है डायलिसिस की जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? ये तरीका वो है जो घरों में तो नहीं किया जा सकता, बाकायदा तौर पर इसके लिए डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ता है। अब इसके लिए एक अपरेटस यूज़ होता है, उस अपरेटस को कहते हैं डायलाइज़र। इन डायलिसिस सेंटर में हीमोडायलिसिस के लिए एक अपरेटस मौजूद होगा जिसे कहेंगे डायलाइज़र। अब वो डायलाइज़र क्या है? ये अगर एक पेशेंट की बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये एक पेशेंट है जिसने डायलिसिस करवानी है। अब इसमें से ब्लड को निकाला गया और यहाँ पर है डायलाइज़र।
अब ये ब्लड आ रहा है इस बंदे के अंदर से जिसने डायलिसिस करवानी है। ब्लड जब इस डायलाइज़र के अंदर जाता है तो यहाँ पर क्या होती हैं, अंदर ट्यूब्स होती हैं। इस डायलाइज़र के अंदर इस तरह से ट्यूब्स बनी होती हैं जो क्या करती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। अब ब्लड यहाँ से उस पेशेंट में से निकाला गया ब्लड इन नालियों के अंदर फ़्लो करेगा, यहाँ मूव करेगा। ये ब्लड है नालियों के अंदर अंदर। इसके बाहर क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड डाला जाएगा। यहाँ पर नालियों के बाहर क्या घूम रहा होगा, मूव कर रहा होगा, डायलिसिस फ्लूइड। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को वहाँ से निकाल कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से इस ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करेगा। ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से ऑटोमेटिकली सफाई के बाद इधर सेपरेटली निकाल लिया जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वो जो वेस्ट मटेरियल निकालने के बाद ये डायलिसिस फ्लूइड है, और जो ब्लड है ऊपर से जो गंदा खून आ रहा था जिसने साफ़ होना था, भी सफाई के बाद वो जो साफ़ खून है वो दूसरी तरफ से उस पेशेंट की बॉडी में दूसरी तरफ से चलता जाता है। तो हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा है, ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल कर इस डायलाइज़र में डाला जाता है। इस डायलाइज़र में जाने के बाद वो साफ़ होता है और फिर वापस बॉडी में जाया जाता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड को नहीं निकाला बल्कि डायलिसिस फ्लूइड डाला है, वहाँ से वो वेस्ट को रिमूव करके ले आता है। ये थे इसके दोनों तरीके, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। ये घर में भी किया जा सकता है, बल्कि घर में ही होता है, जबकि हीमोडायलिसिस एक ऐसा तरीका है जो घर में नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बाकायदा अपरेटस की ज़रूरत होती है। इस अपरेटस को कहते हैं डायलाइज़र। तो ये हीमोडायलिसिस करवाने वाला अपरेटस, इसे कहते हैं डायलाइज़र। उसके बाद दूसरा जो सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल तो नहीं है लेकिन इतनी डिटेल नहीं बताई गई उसमें, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी को डायलिसिस करवाना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, अब डायलिसिस करवाने के लिए एक पेशेंट है और एक उसके साथ हमेशा अटेंडेंट की भी ज़रूरत होगी जिसने ये सारा काम उसके साथ करना है। तो कम से कम एक साथ में अटेंडेंट की भी ज़रूरत है। इस सब से अगर किसी बंदे को ये मुश्किल लग रहा है, ये वाला जो है ये घर पर किया जा सकता है, ये बाकायदा तौर पर डायलिसिस सेंटर में करना पड़ता है, लेकिन दोनों ही ये कुछ दिनों के बाद रिपीट करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको मुश्किल लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए वो क्या करता है, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो पेशेंट क्या करवा सकते हैं, डायलिसिस की बजाय किडनी ट्रांसप्लांट पर आ सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, एक बंदा जिसका किडनी ख़राब हो गया है, उसने किसी हेल्दी डोनर के साथ अपना किडनी एक्सचेंज कर लेना है, उसको रिप्लेस कर लेना है, इसको कहेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है वो कितनी देर तक चल सकता है, 10 से 15 साल तक। जो ट्रांसप्लांट किया उसने, नया किडनी किसी से लिया, वो 10 से 15 साल चल सकता है। लेकिन पहले तो ज़रूरत है कि आप पहले ढूंढें कि किडनी लेना किससे है। वो किडनी आप किसी रिलेटिव से भी ले सकते हैं या किसी अननोन का भी हो सकता है। वो किडनी किसी लिविंग का भी हो सकता है, वो किसी डिजीज़ का भी हो सकता है। किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है तो उसके किडनीज़ अगर सही हैं तो वो भी ले सकता है, वो भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। फिर जब किडनी निकाला तो उसके बाद ये देखना है कि उसके साथ मैच करना है। तो जो पेशेंट था जिसका हमने लगाना है, जिसको डोनेट किया जाना है, उसकी प्रोटीन के साथ मैच किया जाता है उस किडनी को, उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ सारा उसका कनेक्शन किया जाता है। अब करने के बाद अगर ये सारा कुछ ठीक हो गया है तो 10 से 15 साल वो किडनी उसका निकल जाएगा, जो हमने ट्रांसप्लांट करवाया है वो किडनी 10 से 15 साल चल सकता है। उसके बाद फिर दोबारा से वो किस पर आएगा, फिर सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी उस बंदे को। लेकिन सेकंड ट्रांसप्लांट के दौरान भी थोड़ा टाइम ऐसा होगा जिसमें उसको फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी दिन जब वो पहले वाला ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया उसका टाइम, जब तक वो दूसरा ट्रांसप्लांट नहीं करवाता तो उस टाइम में उसे फिर किस पर आना पड़ता है, डायलिसिस करवानी पड़ती है। और किडनी
ट्रांसप्लांट जब करवाते हैं तो रिजेक्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। क्या कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये क्यों हो सकती है? कोई इन्फेक्शन हो गया है उस जगह पे, तब भी ये रिजेक्शन हो सकती है। कोई साल्ट्स वगैरह का इम्बैलेंस हो गया है, साल्ट्स वगैरह जो है वो उनका इम्बैलेंस हो गया है, तब भी ये रिजेक्शन हो सकती है। उसके अलावा कुछ और भी इश्यूज़ वगैरह हैं, जैसे कोई और इन इम्बैलेंस की वजह से अल्सर और बोन प्रॉब्लम ये भी हो जाती हैं। इनकी वजह से क्या हो सकती हैं? अल्सर, या अगर किसी के रिजेक्शन हो गया और इसकी वजह से आगे और क्या मसले हो सकते हैं? कोई बोन प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, या उस बंदे में, उस पेशेंट को अल्सर भी हो सकता है। अल्सर क्या होता है? मैदे का या इंटेस्टाइन वगैरह में ज़ख़म हो जाता है, जो उसे कहते हैं अल्सर। उसको बोन प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको अल्सर भी हो सकता है। रिजेक्शन की सूरत में क्या क्या उसको देखना पड़ता है? इन्फेक्शन या इम्बैलेंस देखना पड़ेगा, उसमें साल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, साल्ट्स नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या पढ़ा है हमने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में? आज किडनी फेलियर पढ़ा है, जिसमें इसकी कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट में था डायलिसिस और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट भी पढ़ा।